हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में अपना ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हम लोगों ने देखा था सेगमेंट कैसे ट्रांसफर मतलब सेंड किए जाते हैं, कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। ये सब हम देखा टीसीपी में, ठीक है। और इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉकेट एपीआई टॉपिक होता है, ठीक है। सॉकेट प्रोग्रामिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में देखा था कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कैसे यूज होता है, सब कुछ हम लोगों ने देखा था। राइट, ठीक है। तो अब उसके आगे का जो अगला टॉपिक है वो है रीट्रांसमिशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी। ठीक है, जब पैकेट को रीट्रांसमिशन किया जाता है टाइम आउट होने के बाद, तब क्या क्या काम होता है और क्यों रीट्रांसमिशन किया जाता है, कब रीट्रांसमिशन किया जाता है, ये सब क्या हम लोग डिस्कस करने वाले इस टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट्रांसमिशन कब कब होता है। तो रीट्रांसमिशन में दो केस में होता है। तो सबसे पहला केस क्या होता है, जब टाइम आउट हो जाता है, राइट है। तो एक हो जाएगा रीट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन रीट्रांसमिशन ऑन टाइम आउट, ऑन टाइम ऑन टाइम आउट। जब टाइम आउट हो जाता है तो रीट्रांसमिशन होता है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है आपसे। हाँ, तो रीट्रांसमिशन होता है। तो ठीक है, टाइम आउट होता है, ठीक है, टाइम आउट होता है। अब जब टाइम आउट होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और ये टाइम आउट कब होता है, यानी पैकेट जब लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में होता है, राइट। हाँ, तो या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो एस एस थ्रेश होता है, एस एस थ्रेशोल्ड होता है, वो उसको क्या करते हैं, राइट, उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। क्या, जो हम लोग करेंटली कंजेशन विंडो साइज है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। कंजेशन विंडो साइज में सी एन डब्ल्यू डी होता है ना, सी डब्ल्यू एन डी, सॉरी, सी डब्ल्यू एन डी डिवाइड बाई 2 से। इसके साथ एक और अपडेट करते हैं, जो हम लोग सी डब्ल्यू एन डी है उसको हम लोग 1 MSS कर देते हैं, 1 MSS। राइट, तो ये तो पहला काम था, टाइम आउट होता है, ठीक है। अब दूसरा में कब जब होता है, कब रिट्रांसमिशन करते हैं, जब 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, ये केस है। ये भी एक केस होता है जब ट्रांसमिशन होता था। हम लोगों ने जितने एग्जांपल देखे सब में क्या, टाइम आउट वाला ही जो केस था इसी को शो किया गया था, बट इस केस को भी हम लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में क्या होगा, रीट्रांसमिशन कब होगा, रीट्रांसमिशन होगा ऑन रिसीविंग 3 डुप्लीकेट फ्रेम। ठीक है, ठीक है। तो 3 डुप्लीकेट फ्रेम वाली पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, और 3 डुप्लीकेट पॉलिसी में होता क्या, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 डुप्लीकेट फ्रेम में देखो कैसा है, ये कुछ ऐसा होता है। तो मैं अगर नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो एक सेकेंड। हाँ, तो ये हम लोग क्या मान लेते हैं, ये हम लोग का सेंडर है, या क्लाइंट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और क्लाइंट के बाद ये क्या हम लोग का, क्लाइंट के बाद ये हम लोग का सर्वर है, या सेंडर रिसीवर बोलते हैं, क्योंकि टीसीपी में एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो सेंडर और रिसीवर दोनों 1 to 1 कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो कोई सेंडर कोई भी रिसीवर हो सकता है, मतलब क्लाइंट और सर्वर में से है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये होता है ना कि जैसे 3 डुप्लीकेट फ्रेम, मतलब जैसे मान लो हम लोग क्या पैकेट सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक पैकेट चला जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं एक साथ हम लोग क्या 6-7 पैकेट सेंड कर रहे हैं, ऐसे मानते हैं। ये दूसरा पैकेट चला गया, और तीसरा पैकेट जो था लॉस्ट हो गया। फिर यहाँ से चौथा पैकेट चला गया, और और अब भेज देते हैं ढेर सारे। पांचवा पैकेट चला गया, छठा पैकेट चला गया, और एक साथ 7 पैकेट एक साथ भेज दिए, ठीक है। तब होगा क्या, ये देखो, इन सबका एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, इसका भी एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। जो टाइम आउट हुआ है उसका तो आएगा नहीं, क्योंकि पैकेट तो आया ही नहीं है। इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, और लास्ट में इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। हम्म
ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सीक्वेंस नंबर क्या क्या होगा वो फिल कर देते हैं, तो उससे क्या होगा ना, फ्रेम को पहचानने में इजी होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर मान लेते हैं, वो कितना 300 है, तो यानी कि क्या 300 से लेके 399 तक फ्रेम फिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला पैकेट यहाँ पहुँचा, इसका यहाँ पहुँचने का मतलब क्या है, जो हम लोग के 300 से लेके 399 फ्रेम है वो आ चुकी है, ये मतलब होता है। ठीक है, जब यहाँ पे 399 तक फ्रेम आ चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग का एक्नॉलेजमेंट जाएगा, वो क्या होगा, वो उसमें लिखा रहेगा एक्नॉलेजमेंट में, इसी के एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखा रहेगा, 400 लिखा रहेगा, क्योंकि 400 नेक्स्ट जो बाइट आएगी वो 400 बाइट होगी। ठीक है, उसके बाद जो अगला पैकेट जाएगा वो कौन सा होगा, 399 तक यहाँ पे, उसके बाद 400 से लेके 499 तक होगा। तो येलो से लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर होगा वो क्या है, 400 से लेके 499 तक, राइट। ठीक है, और तो यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 500 होगा, राइट, यानी कि 500 से लेके 599 तक, ठीक, 500 से लेके 599 तक होगा, और सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 500 होगा। सिमिलरली यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कितना होगा, सीक्वेंस नंबर हो जाएगा 600, यानी कि हम लोग का यहाँ पैकेट जो है 600 से लेके 699 तक है। सिमिलरली यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कितना है, 700 है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या 800 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो बिट है वो सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पे 700 से लेकर 799 तक, 800 से लेकर 899 तक, और लास्ट वाले में क्या होगा, सीक्वेंस नंबर हो जाएगा हम लोग का 900, सॉरी 900 हो जाएगा, और 900 से लेकर 999 तक बाइट रहेगी। डन डन। तो ठीक है, 300 से लेकर 399 तक यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर में 400 लिख गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट क्या होगा, अब यहाँ पे जो 400 से लेके 499 तक है बेटा, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अपर लेयर को सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एक्नॉलेजमेंट लिखा रहेगा 499 तक है, तो 500 लिखा रहेगा, ए सी के, वो क्या है 500 है, राइट। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से गेम शुरू होगा। अब यहाँ पे 500 वाली जो एक्नॉलेजमेंट है उसको आना था, बट जो अगला सीक्वेंस नंबर है 600 से लेकर 699 तक पहुंचा, यानी बीच के एक फ्रेम जो है गायब हो चुका है। और जब बीच का एक फ्रेम गायब हो चुका है, तो अब इसको रिसीवर क्या करेगा, रिसीव तो करेगा पर बफर में स्टोर करके रखेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग के जो 500 से लेके, सो 600 है ना, हाँ, तो 600 से लेके 699 तक फ्रेम आ गई है, फ्रेम नहीं बोलेंगे, बाइट बोलेंगे। ठीक है, इसको हमने बफर में स्टोर कर रखे, अभी अपर लेयर को नहीं भेजा है। सिमिलरली यहाँ पे 700 से लेके 799 तक आ जाएगी, 800 से लेके 899 तक आ गई, फिर यहाँ से 900 से लेके 999 तक आ गई। ठीक है, ये सब आगे बफर में स्टोर है, क्यों, क्योंकि बीच में नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे सब में एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या रहेगा, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट, हम लोग का रिक्वायरमेंट कितना, रिसीवर को 500 एक्नॉलेजमेंट, 500 सीक्वेंस नंबर वाली जो पैकेट है उसको उसी का रिक्वायरमेंट है, राइट। यहाँ सब में एक सीके में क्या होगा, 500 होगा, राइट। ए सीके में क्या होगा, 500 होगा, राइट। ए सीके में क्या होगा, 500 होगा। यहाँ पे ए सीके में क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो सब में 500 हो गया, तो टाइम आउट मान लेते यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हम लोग टाइम आउट हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो इसको देखें, तो एक रिट्रांसमिशन टाइम आउट होगा, तो टाइम आउट होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तब तक तो क्या होगा, यहाँ पे बफर फुल हो गया, बफर के स्पेस यूज हो रहा, फालतू ऑक्सिलरी स्पेस हो रहा, हम लोग कम्युनिकेशन स्लो हो रही है, मैसेज सेंड किया है, एक पैकेट की वजह से पूरा कम्युनिकेशन स्लो हो रहा है, और टाइम आउट होने टाइम है। तो अब इस समय क्या किया जाता है, तो एक नंबर निकाला गया और टेस्ट करके कि 3 बार, अगर 3 बार एक्नॉलेजमेंट आता है तो उसके बाद रिट्रांसमिशन करते हैं, मतलब 3 बार अगर एक्नॉलेजमेंट सेम आ रहा है, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट में नंबर जो है सेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत हाई चांसेस है पैकेट लॉस्ट हो गया है, क्योंकि डिले होता है ना। तो 3 एक्नॉलेजमेंट 3 फ्रेम ऑलरेडी उसके बाद की पहुंच चुकी है, ये मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद की 3 फ्रेम पहुंच चुकी है, या उसके बाद की एक्चुअली 2 फ्रेम है। तो ये तो उसके पहले एक फ्रेम थी, तो इसमें देखो 500 लिखना वही ओके था, बट उसके बाद 2 फ्रेम एक्स्ट्रा पहुंच चुकी है। अब एक जो फ्रेम है बीच ही गायब है। ठीक है, ठीक है, जबकि 3 फ्रेम पहुंच गए, 2 फ्रेम एक्स्ट्रा पहुंच चुकी है, पर वो फ्रेम नहीं पहुंची, यानी कहीं ना कहीं वो क्या लॉस्ट हो गई होगी।
ठीक है, मैं फ्रेम बोल रहा हूँ, सेगमेंट होना चाहिए, गलती से फ्रेम निकल गया मेरे से। तो जो सेगमेंट है बेसिकली कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे रूल बना दिया गया, अगर 3 बार सेम एक्नॉलेजमेंट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आया, ये वाला ओके था, ये अलग, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद क्या हुआ, 3 एक्नॉलेजमेंट आया, तो 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा से रीट्रांसमिशन कर देंगे यहाँ पे। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 यहाँ पे होगा ना, एक सेकंड रुक जाओ, 1 2 3 यहाँ पे ना, यहाँ पे ये होगा, उसके बाद रीट्रांसमिशन कर देंगे, ऐसे समझो। ठीक है, ठीक है, तो यार इसको भी काउंट कर सकते हैं, मतलब कभी इसको इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा अनॉमली वाला केस है, तो मैं जनरली का 3 एक्नॉलेजमेंट और एक को छोड़ के जनरली किया जाता है, क्योंकि पहला वाला तो नॉर्मल केस हो गया, उसके बाद जो 3 डुप्लीकेट आ रहा है तो उसको काउंट किया जाता है, तो उसी को मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, गेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनने वाला जहाँ पे थोड़ा सा अनॉमली या फिर क्लियरिटी ना हो, ठीक, क्लियरिटी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, 500 वाले फ्रेम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब 500 से लेके 599 तक के बिट्स रहेंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या रिसीव हो गया है, 500 से लेके 599 तक की बिट्स बाइट है रिसीव हो गई। ठीक है, ये रिसीव हो गई है, तो इसका क्या एक्नॉलेजमेंट जाएगा, तो इसका एक्नॉलेजमेंट मान लेते हैं यहाँ कहीं ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ACK है जिसमें हम लोग का 600 लिखा रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग का अब अगली कौन सी रिक्वायरमेंट है, अब अगली रिक्वायरमेंट है 1000 की, तो यहाँ 1000 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक्सेप्ट होकर अपर लेयर को ट्रांसफर कर दिया गया है, जैसे ही आया ना उसी टाइम पे इसको एक्सेप्ट हुआ, लगातार उसको सबको एक्सेप्ट करके अपर लेयर को भेज दिया गया, और जैसे लास्ट बाइट को अपर लेयर भेजा गया, तो लास्ट बाइट +1 करके उसको एक्नॉलेजमेंट बना के भेज दिया गया वापस। ठीक है, ठीक, ऐसे पूरा कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला लाइन मैंने छोड़ा था यहाँ पे स्पेस, तो इसको फिल कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, रीट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन दी अनएक्नॉलेजमेंट अनएक्नॉलेज्ड के नॉलेज के नो KNOWLEDGE सही तो लिख रहा था। ठीक है, सही तो था, मैं गलत गलत है। हाँ, तो रीट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन यहाँ पे ऑफ होगा ना, ऑफ द अनएक्नॉलेजमेंट सेगमेंट विथ स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर। ठीक है, और यहाँ पे इसको यूज क्यों करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डू नॉट वेट फॉर टाइम आउट, टाइम आउट, और इसको जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, फास्ट या अर्ली बोल देते हैं। ठीक है, अर्ली रीट्रांसमिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, बस यही था और क्या, तो ये रीट्रांसमिशन पॉलिसी था। अ, 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 तो अगर मैं यहाँ बताऊँ, अच्छा इस केस में अपडेट क्या करते हुए बता दो, जैसे यहाँ पे तो एस एस ट्रैक की वैल्यू CWND/2 कर रहे थे, और CWND को 1 कर रहे थे, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पे अपडेट क्या होगा, अगर बात करो अपडेट जो जो हम लोग करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, एस एस थ्रैश है, थ्रेशोल्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में थ्रैश बोलते हैं, SS थ्रैश, इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोग की CWND/2, ये रहेगी एंड CWND
इसको भी 1 MSS कर देंगे। तो सेम ही है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो केस है ना, ये रिट्रांसमिशन वाले मतलब ये क्या डिफॉल्ट केस होता है। ठीक है, ठीक है। बट अगर बात करें इन अगर हम लोग क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है, फास्ट रिकवरी का नाम दिया, ठीक है, फास्ट रिकवरी इन फास्ट एक्शन, फास्ट रिकवरी इन फास्ट रिट्रांसमिशन, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। मतलब ये है, अगर फास्ट रिकवरी वर्ड का यूज किया है, ये डिफॉल्ट केस होता है। ठीक है, एक होता है फास्ट रिकवरी केस। फास्ट रिकवरी केस में क्या होगा, एसएस थ्रेश तो सेम ही रहेगा, इसका हम लोग तो CWND डिवाइडेड बाई 2 ही कर देंगे। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग का CWND है, इसको भी क्या करेंगे, CWND/2 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक काम को उसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। वैसे इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं हैं, बट फिर भी सिलेबस में तो देखना तो पड़ेगा ही। डन, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बता दिया। ये मान लेते सेंडर है, TCP सेंडर, TCP सेंडर, TCP रिसीवर। राइट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, फिर क्या, फिर सॉल्व करते हैं और क्या। तो क्वेश्चन में हम लोग को स्टेटमेंट हम लोग को ट्रू बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, जिसको हम लोग S1 बोल रहे हैं। तो S1 में क्या होगा, TCP लिखा है, TCP हैंडल बोथ कंजेशन एंड लो कंट्रोल। स्टेटमेंट 2 है, UDP हैंडल कंजेशन कंट्रोल बट नॉट फ्लो कंट्रोल। और यहाँ पे स्टेटमेंट 3 है, फास्ट रिट्रांसमिशन या फास्ट रिट्रांसमिट डील्स विथ कंजेशन but not flow control. And S4 is a slow start mechanism. Spelling deals with deals with both congestion congestion and flow control। राइट, तो इसमें हम लोग बताना है कि 4 स्टेटमेंट में से कौन से ट्रू है। और ये क्या MSQ क्वेश्चन है। राइट, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है, TCP हैंडल बोथ कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है, TCP में हमने फ्लो कंट्रोल भी देखा और कंजेशन कंट्रोल भी देखा। सो दोनों ही होता है, तो S1 जो ट्रू है। उसके बाद S2 की बारी आती है, UDP हैंडल कंजेशन कंट्रोल फ्लो कंट्रोल। अब UDP कब हैंडल कर, जब UDP में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। UDP में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता तो कंट्रोल की बात ही नहीं आती है। तो ये दोनों ही गलत है, दोनों को ही हैंडल नहीं करता। और फास्ट रीट्रांसमिट डील्स विथ कंजेशन बट नॉट फ्लो कंट्रोल।
तो फास्ट रीट्रांसमिशन की बात करते हैं, ये हमेशा किसमें कंजेशन कंट्रोल में ही आता है, फ्लो कंट्रोल में नहीं आता। तो ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है। तो S1 S3 ट्रू है, S2 फॉल्स है। उसके बाद स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म डील्स विथ बोथ कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल। तो ये गलत होगा, क्योंकि स्लो स्टार्ट और जो हम जो लोग क्या बोलते हैं कंजेशन अवॉइडेंस फेज होता है, ये सिर्फ किस में होता है, कंजेशन कंट्रोल में होता है। और फ्लो कंट्रोल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या है, गलत है, ये फ्लो कंट्रोल वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सिर्फ क्या S1 एंड S3 ट्रू है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू कौन सा है, यहाँ ट्रू है S1 एंड S3। ठीक है, यही ट्रू है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। और एक काम इसको मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, S1 एंड S3 सही है। ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो एक और क्वेश्चन किसके ऊपर है, वो भी स्टेटमेंट वाइज ही है। तो 3 स्टेटमेंट है, उसमें से हम लोग को बताना है कौन से ट्रू में MSQ वो भी है, एक तरह से समझ सकते हो, तो एक से ज़्यादा सही हो जाता है हम लोग को यहाँ पे, वही ट्रू वाला बताना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है, TCP TCP कनेक्शन, TCP कनेक्शन इज फुल ड्यूप्लेक्स। और सेकंड स्टेटमेंट है TCP has no option for selective acknowledgement। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है क्या, TCP कनेक्शन आर मैसेज स्ट्रीम। ये बताना है, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो बताना है। ठीक है, तो उसके आंसर की बात करता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ देखो, TCP कनेक्शन फुल डुप्लेक्स, यानी कि फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एट अ टाइम सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ डायग्राम भी दिखाऊँ ना, तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे सब मैसेज क्या एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, यानी फुल डुप्लेक्स पे। नहीं तो ऐसा होता सिर्फ एक ही जगह जा पाते हैं, यानी कि जब तक ये मैसेज आ रहे हैं तब तक एक्नॉलेजमेंट भेज ही नहीं सकते थे। बट ऐसा नहीं होता, दोनों एक टाइम पे भेज सकते हैं। तो ये क्या फुल डुप्लेक्स है। तो ये पहला तो ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद आप TCP हैज़ नो ऑप्शन फॉर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। तो सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट के फंडा जो था, मैंने एक लेक्चर में बताया था लास्ट के मेरे ख्याल से सेकंड या सेकंड लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें क्या था, मैंने बताया था कि TCP में ऑप्शनल हेडर होता है, तो ऑप्शनल हेडर पार्ट में हम लोग सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं। राइट, ठीक है। तो जो सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट है, ये क्या ऑप्शनल पार्ट में लिखा जाता है, और ये ऑप्शनल फीचर होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल फीचर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑप्शनल फीचर होता है। फिर लास्ट में आता है TCP कनेक्शन मैसेज स्ट्रीम होते हैं। अगर मैसेज स्ट्रीम की बात करें, तो यानी कि हम लोग जो TCP कनेक्शन में जो नंबर असाइन करते हैं, क्या हम मैसेज को असाइन करते हैं, नहीं, हम लोग नंबर किसको, बाइट को असाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर कौन सा ऑप्शन है, मतलब ये थर्ड वाला भी क्या हो, गलत हो जाएगा। तो हम लोग का सेकेंड भी ऑप्शन गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत है। तो हम लोग कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। राइट, तो फर्स्ट आएगा, तो हम लोग को ये हो गया केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, मतलब स्टेटमेंट 1 था वही ट्रू था, बाकी सब फॉल्स थे। राइट, ठीक है। तो हम लोग अपना अगला टॉपिक छोटा सा है, अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, वो सब देख लेते हैं। जैसे चेकसम है, चेकसम जो था हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़े, जब क्या बोल सकते हैं, IPv4 हेडर पढ़े थे ना, तो उसमें हमने एक टॉपिक चेकसम पढ़े थे। राइट, तो वो चेकसम वही सेम ही चेकसम यहाँ पे भी है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस वो क्या है, काम सेम ही है, तो करने का तरीका अलग है, करने का तरीका पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो जो चेकसम है सेम ही है। तो यहाँ पे मैं यही डाल देता हूँ चेकसम। चेकसम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, तो उसको आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद। 16 बिट्स। राइट, तो यहाँ से आ जाएगा, चेकसम यूज टू, चेकसम यूज टू, यूज टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट है, एरर के लिए होता है, एरर। ठीक है, ठीक है।
और यहाँ बोल सकते हैं एरर, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ओवर इंटायर टीसीपी, इंटायर टीसीपी सेगमेंट, एंटायर टीसीपी सेगमेंट, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सेगमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा, ये देखो, जो आईपी में थे, उस आईपी में इसमें हेडर पार्ट में चेकसम होता था, तो सिर्फ हेडर के जितने बाइट्स बिट्स होते थे उसको काउंट किया जाता था, मतलब उसका यूज किया जाता है चेकसम के लिए, एरर चेकिंग के लिए। बट यहाँ पे क्या पूरा सेगमेंट यूज होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग सूडो हेडर जिसको ऑप्शनल हेडर बोलते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग काउंट होगा। उसके बाद जो टीसीपी का हेडर है वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जो पेलोड वाला पार्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, पेलोड वाला पार्ट भी रहेगा। तो ये हो गया, ठीक है। हम्म, और ये जो है ना एरर डिटेक्शन और जो चेकसम फील्ड है, ये चेकसम फील्ड से मतलब हम लोग का एरर डिटेक्शन सही है। तो यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन ये क्या है? ये कंपलसरी फील्ड है, एरर डिटेक्शन इन टीसीपी। टीसीपी में क्या है? कंपलसरी है, कम, बट बट ऑप्शनल इन यूडीपी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो क्या होता है? अर्जेंट पॉइंटर का होता है। जो कि इंपॉर्टेंट, अर्जेंट पॉइंटर मतलब क्या होता है? अब बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो इसे इसको बाईपास करने मतलब स्पीड अप करने के लिए होता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अच्छा चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे अर्जेंट पॉइंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्जेंट पॉइंटर में 16 बिट का एक नंबर होता है, और ये कब यूज होता है? जब हम लोग का अर्जेंट फ्लैग होता है वो सेट होता है, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा वैलिड ओनली व्हेन अर्जेंट, या जिसको हम लोग यूआरजी फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग सेट, ठीक है। सेट मतलब 1 हो उसकी वैल्यू, ठीक है। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ? इसमें क्या होता है, अर्जेंट पॉइंटर में जो फील्ड 16 बिट पे एक नंबर होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जो सेगमेंट नंबर होता है और जो अर्जेंट पॉइंटर के अंदर जो नंबर लिखा हो दोनों को ऐड करते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके और जो अर्जेंट पॉइंटर में नंबर लिखा गया वहां तक के जितने भी बिट नंबर हैं वो हम लोग की अर्जेंट बिट हैं, ठीक है। ठीक है, यानी अर्जेंट मतलब वो जो हम लोग का सेगमेंट नंबर तो काइंड ऑफ बेस एड्रेस की तरह काम करता है। अर्जेंट पॉइंटर मतलब क्या होता है? एरे का साइज डिपेंड करता है, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो हम लोग एरे होगा, पूरा जो हम लोग का मेमोरी ब्लॉक होगा जिसमें एरे हो, जैसे अगर एरे की बात करें तो एरे होता है पूरा, तो वैसे मेमोरी ब्लॉक हो, जो मेमोरी ब्लॉक के अंदर जितनी बाइट लिखी हुई है वो सबकी अर्जेंट बाइट है, ठीक है। डिफाइन, डिफाइन द नंबर ऑफ नंबर टू बी, नंबर टू बी एडेड, एडेड टू दी, number to be added to the sequence number to determine the last urgent byte, ठीक है, इन पेलोड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक रीसेट फ्लैग होता है, राइट, उसको भी देख लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे रीसेट फ्लैग, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है? फ्लैग को रीसेट, यहाँ पे काम का मैं लिखते जाता साथ बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो ये क्या होता है, टीसीपी जो रीसेट फ्लैग होता है उसको आरएसटी से बोलते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। ये शॉर्ट में इसको आरएसटी जो फ्लैग होता है उसको बोलते हैं, यानी आरएसटी फ्लैग बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, और ये क्या होता है? यूज टू टर्मिनेट, टर्मिनेट यूज टू टर्मिनेट टीसीपी कनेक्शन,
टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, यानी कनेक्शन क्लोज करने के लिए यूज होता है। यानी जो हम लोग फिनिश जो 3 वे हैंड चेकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये रीसेट फ्लैग ऑन रहता है। व्हेन टीसीपी व्हेन टीसीपी होस्ट receives a segment receive a segment with RST RST flag flag is set। ठीक है, और यह सेट टू 1 पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, इट क्लोजेस कनेक्शन। ठीक है, और ये वाला जो होता है ना, ये क्या होता है, विदाउट 4 वे हैंड शेकिंग। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो विदाउट 4 वे हैंड शेकिंग है, कनेक्शन क्लोज करना होगा तो इसका यूज होता है। ठीक है, सो इसका यूज क्या किया, जब हम लोग के पास 4 वे हैंड शेकिंग मेथड है तो रीसेट फ्लैग का क्यों यूज किया जाता है, इसका भी एक वैलिड रीजन होता है। रीजन इसलिए होता है कि जब भी क्या होता है, कनेक्शन हम लोग का सर्वर क्रैश हो जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, जनरली जनरली यूज्ड व्हेन सर्वर क्रैश। ठीक है, आज जब सर्वर क्रैश हो जाता है तो क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश है, ठीक है, टीसीपी जो है वो तो क्लाइंट को तो पता नहीं सर्वर क्रैश हो, क्लाइंट क्या करेगा, अपना पूरा मैसेज सेंड करेगा। आज जब टीसीपी को मैसेज रिसीव होगा तो टीसीपी तो अभी लिसन मोड, मान लो जब सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया, मान लो क्रैश होने के बाद जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो टीसीपी अभी क्या लिसन मोड पे है, उसको तो पता ही नहीं ना कि मेरा कोई कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं। तो वहां पे जब ऐसा कुछ होता है तो जो टीसीपी सर्वर होता है वो क्या होता है, रीसेट फ्लैग सेंड करते हैं, यानी कि ऐसा सोचा, यहाँ पे हम लोग का, मैं थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ उसके लिए। तो ऐसा समझिए, यहाँ पे हम लोग का टीसीपी क्लाइंट है, टीसीपी क्लाइंट है, ठीक है, और टीसीपी सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया था, ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा था, राइट, क्लाइंट और सर्वर के बीच में ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ डेटा जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। बट सडनली क्या होता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लाइंट साइड तो नहीं होगा, यहाँ से हटा देते हैं सब चीज़ें। हाँ, इस पॉइंट के बाद क्या होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, सर्वर क्रैश। और जो सर्वर क्रैश हो गया तो क्लाइंट को तो पता नहीं है, क्लाइंट ने क्या किया, फिर से पैकेट सेंड किया। अब पैकेट सेंड किया, सर्वर क्रैश होने के बाद यहाँ पे दोबारा से 3 फंक्शन कॉल होंगे। पहला क्या होगा, एक पहला तो कनेक्ट कनेक्ट बोला, सॉकेट क्रिएट होगा। ठीक है, सॉकेट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हम लोग का बाइंड फंक्शन होता है इसमें। बाइंड होता है, उसके बाद क्या होगा, लिसन स्टेट पे आ जाएगा, तीसरा होगा लिसन। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पैकेट यहाँ पे जब लिसन मोड पे आया तो यहाँ पे डेटा यहाँ पे आ गया, इस समय जब डेटा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तो कोई, वो क्या सोचेगा, यहाँ पे तो कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, तो यहाँ पे जो रिप्लाई क्या करेगा टीसीपी, वो हम लोग को RST 1 कर देगा कि हाँ यहाँ पे मेरा कनेक्शन जो है मेरे तरफ से क्लोज हो चुका है, कनेक्शन जो है वो हट चुका है, तो एक काम करो तुम भी अपने पास से हटा लो, अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है तो दोबारा से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये है, ठीक है, फिर से हम लोग को ट्रू फॉल्स इस बार हम लोग का फॉल्स बताने हैं। ठीक है, तो मैं काम कर ट्रू फॉल्स दोनों बता दूंगा, थोड़ा ट्रू फॉल्स दोनों बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेट ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ऑप्शन ए लिखते जाते साथ में। तो यहाँ पे देखो, टीसीपी गारंटी गारंटी टीसीपी गारंटीज मिनिमम कम्युनिकेशन रेट बी हो जाएगा।
और टीसीपी इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी। ऑप्शन सी टीसीपी रीड्स टू या रीड नहीं वो सही, टीसीपी इसको रिएक्ट बना देते हैं। टीसीपी रिएक्ट टू या रिएक्ट्स टू कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल बाय रिमूविंग और या बाय रिड्यूसिंग, रिमूव तो नहीं कर, रिड्यूस करें, रिड्यूसिंग विंडो साइज, विंडो साइज। अगला देखते हैं, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या हो सकता है? टीसीपी 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 एम्प्लॉइज retransmission retransmission to to compensate for packet loss। तो इसका एक सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ऑप्शन ए को देखते हैं, टीसीपी गारंटीज मिनिमम कम्युनिकेशन रेट। ठीक है, तो मिनिमम कम्युनिकेशन ऐसा कुछ बताया नहीं है मैंने। ठीक है, तो मिनिमम कम्युनिकेशन रेट की हम लोग को बात ही नहीं किया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस ऑप्शन को स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। टीसीपी इंश्योर्स इन ऑर्डर डिलीवरी। सो ये मैंने बताया था, टीसीपी हमेशा क्या होता है, इन ऑर्डर डिलीवरी होती है। और टीसीपी रिएक्ट टू कंजेशन कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग विंडो साइज। तो विंडो साइज को रिड्यूस करके कंजेशन कंट्रोल करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंजेशन विंडो साइज को लोग 1 कर देते हैं डिफॉल्ट में और रिड्यूस ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। टीसीपी एम्प्लॉयज रीट्रांसमिशन टू कंपनसेट फॉर पैकेट लॉस, बिल्कुल सही बात है। जब भी पैकेट लॉस होता है तो हम लोग क्या रीट्रांसमिशन, ये भी ट्रू है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये हम लोग का फॉल्स एक्चुअली ऑप्शन है। क्यों फॉल्स है इसका मैं एक बार रीजन बता देता हूँ कि ये फॉल्स क्यों है। एक्चुअली फॉल्स इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे तो पैकेट लॉस तो होता ही होता है। या पैकेट लॉस रीट्रांसमिशन होगा, दोबारा से पैकेट लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये गारंटी नहीं बोलता कि ये सबसे मिनिमम टाइम में लगेगा। हो सकता है ना कि टीसीपी एक पैकेट पहुंचने में सेम ही पाथ से जा रहा है, उसे एक्स टाइम लग रहा हो, दूसरा उसे वाई टाइम लग रहा हो, और ठीक है कोई भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये टीसीपी का डिसएडवांटेज है कि टीसीपी गारंटी नहीं करता मिनिमम कम्युनिकेशन की। ठीक है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो मैं इसको ब्लू से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? पैकेट ऑफ सेम सेशन में routed through different path। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए टीसीपी बट नॉट यूडीपी। ऑप्शन बी इसमें क्या है, टीसीपी यूडीपी। ऑप्शन सी यूडीपी बट नॉट टीसीपी। एंड ऑप्शन डी ये होता है नीदर नाइदर टीसीपी नॉर यूडीपी। राइट, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, तो ऑप्शंस क्या क्या वो देख ले। सबसे पहले देखो, पैकेट ऑफ सेम सेशन।
तो यानी कि सेम टाइप के पैकेट की बात करें, डिफरेंट बात, यानी पाथ क्या चेंज हो सकते हैं, और किस में हो सकते हैं, टीसीपी में हो सकते हैं, यूडीपी में हो सकते हैं, टीसीपी यूडीपी दोनों में हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते, किसी एक में हो सकते हैं, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाया गया है। तो ये जो वाला जो बात है वो एक्चुअली होता है कि टीसीपी और यूडीपी दोनों में ही पाथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, ये अल्टीमेटली राउटिंग वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब राउटिंग पे डिपेंड करता है तो पाथ तो कहीं भी हो सकता है, तो वो किसी और राउटर के थ्रू जा सकते, किसी और डिपेंड करता है रियल टाइम पे हम लोग का वहाँ पे ट्रैफिक कितना है, उसके थ्रू हम लोग मल्टीपल एल्गोरिथम्स वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको लगाते हैं। ठीक है, या शॉर्टेस्ट राउट पाथ है, डाइजेस्ट्रा वगैरह लगाते हैं ठीक है, तो ये सब जो हम लोग लगाते हैं तो उसके हिसाब से रिजल्ट अलग अलग आ सकता है ना। ठीक है, तो वो सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या है, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ठीक है, तो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है रिसीवर की जो, ये क्या होता है, अगर हम यहाँ बात करते हैं रिसीवर की, बात करते हैं रिसीवर की, जो विंडो साइज फील्ड होती है 16 बिट की होती है। ठीक है, रिसीवर विंडो साइज, ये क्या होता है, विंडो साइज फील्ड 16 बिट लॉन्ग होती है। ये वही रिसीवर रिसीविंग विंडो साइज, मतलब जो हम लोग रिसीवर ब्रॉडकास्ट नहीं करता विंडो साइज, जिसको एडवर्टाइजिंग विंडो साइज बोलते हैं, तो वही है, उसमें 16 बिट का स्पेस होता है। ठीक है, तो 16 बिट के स्पेस में हम लोग कितनी बाइट रख सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 16 बिट है, यहाँ पे लिखते हैं इफ बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, अभी है क्या, इसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 2 की पावर 16 - क्यों, क्योंकि 16 बिट लॉन्ग में मैक्सिमम नंबर ये लिख सकते हैं, लॉन्ग बाइट, देन विंडो स्केलिंग इज रिक्वायर्ड, विंडो स्केलिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बिट और बाइट कैन बी ट्रांसमिटेड, इन 1 RTT, 1 RTT राउंड ट्रिप डिले में कितनी बाइट ट्रांसमिट की जा सकती है। ठीक है, होगा ये हम लोग को जो बैंडविड्थ होता है चैनल की, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बैंडविड्थ मल्टीप्लाई कर देंगे आरटीटी का, राउंड ट्रिप टाइम कितना लग रहा है, तो इससे हम लोग को ये निकल जाएगा कि एक बार जो है उसमें एक बार, अगर बात करता हूँ एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि एक राउंड ट्रिप टाइम में कितने मैक्सिमम जो है बाइट ट्रांसफर किया जाए, तो इसको इसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ठीक है, अगर बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट की साइज जो है ग्रेटर देन है किससे, 2 की पावर 16 - 1 बाइट से, तो हम लोग को यहाँ पे विंडो स्केलिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या आता है हम लोग का, विंडो स्केलिंग। ठीक है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ विंडो स्केलिंग। ऐसे काम होता है, मैं थोड़ा सा इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे रिसीवर ने रिसीविंग विंडो साइज में और जो मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता है वो क्या 2 की पावर 16 - 1 तक हो सकती है। ठीक है, इतनी बाइट से लिख सकता, यानी ये वैल्यू ही लिख सकता है। अगर मान लो इनकेस हम लोगों ने बैंडविड्थ अपने चैनल को मतलब अच्छी बैंडविड्थ लगाई, तो ज़्यादा बैंडविड्थ की है तो मतलब ज़्यादा बाइट ट्रांसफर हो पाएगा, सिंपल सी बात है, राइट।
जब ज़्यादा बाइट ट्रांसफर हो रही है तो यानी कि रिसीवर की रिसीविंग विंडो से अगर 2 की पावर 16 से ग्रेटर देना है तो इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जहाँ रिसीवर की रिसीविंग विंडो साइज वहाँ पे एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो वो स्केलिंग फैक्टर होता है। ठीक है, ठीक है। तो जिस इसी जो मल्टीप्लाई करने वाली जो मैंने बात की है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विंडो स्केलिंग। तो विंडो स्केलिंग में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, ये काम जो होता है बोथ टीसीपी क्लाइंट और सर्वर में दोनों जगह होता है। बोथ टीसीपी क्लाइंट एंड सर्वर कैन एडवर्टाइज एडवर्टाइज ना एडवर्टाइज देयर स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर स्केल फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट काउंट भी करते, शिफ्ट काउंट भी कहते हैं। यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का शिफ्ट, COUNT काउंट, एक क्या बोला। ठीक है, ठीक है। और ये कब करते हैं, जब हम लोग का हैंड शेकिंग चल रहा होता है ना, तो यहाँ ब्रैकेट लिख देता हूँ, ड्यूरिंग TCP हैंड शेक। और ये कब होता है, वाया सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। ठीक है, जो सिम पैकेट जाता है उसी में ये भी लिखा रहता है। डन डन। तो यहाँ से हम लोग को जो मान लेते मान लेते क्या, जो स्केल फैक्टर होता है, जो यहाँ पे स्केल फैक्टर होता है वो होता है 2 की पावर शिफ्ट काउंट के। ठीक है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मैं, ठीक है। तो जो अवेलेबल स्पेस है इसको कैसे निकालते हैं, अवेलेबल स्पेस इन, कहाँ पे होगा, रिसीवर रिसीविंग बफर। रिसीवर रिसीविंग बफर। ठीक, ये क्या होगा, ये हो जाएगा एडवर्टाइजिंग विंडो, एडवर्टाइज्ड विंडो मल्टीप्लाई बाय किससे, ये हम लोग का स्केल फैक्टर है। ठीक है, स्केल फैक्टर। ठीक है, ठीक है, राइट। ठीक है। तो अच्छा, जो हम लोग को सेंड होता है वो हमेशा शिफ्ट काउंट होता है, राइट। जो शिफ्ट काउंट होता है वो टीसीपी हमेशा सेंड करती है, तो वो ऑप्शनल हेडर में होता है। ठीक है, ठीक है। तो जनरली यही क्या होता है, सेंड किया जाता है टीसीपी के थ्रू, टीसीपी सेंड दिस। ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया, राइट। ठीक है। और बट यहाँ पे भी क्या, जो हम लोग का शिफ्ट काउंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू सेट की गई है टीसीपी के लिए। ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शिफ्ट काउंट कितना हो सकता है, टीसीपी में मेंशन किया गया है, वो हो सकता है 14। ठीक है, तो यानी हम लोग को जो स्केल फैक्टर मैक्स बनेगा, ये वाली वैल्यू है जिसका मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 14 हो जाएगी, राइट। ठीक है, हाँ। सो हम लोग की बात कर, तो हम लोग बात क्या बोला, तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल अवेलेबल स्पेस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग का विंडो साइज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, जो कि क्या 2 की पावर 16 - 1 है। सो 2 की पावर 16 - 1 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम स्केल फैक्टर से जो कि 2 की पावर 14 है। तो ये हम लोग क्या मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, और ये बाइट्स में होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं, टीसीपी टाइमर। टीसीपी टाइमर, राइट।
ठीक है। तो टोटल 5 तरह के टाइमर होते हैं, तो उसका मैं नाम आज मेंशन कर देता हूँ, बाकी क्या कल उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ मेरा TCP यूजेस 5 टाइमर। टाइमर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। टाइमर तो होता है कब ट्रांसमिशन करना है, टाइम आउट कब होगा, ठीक है, ये सब क्या कैलकुलेट करने के लिए टाइमर का यूज़ किया जाता है। तो पहला टाइमर है, उसे हम बोलते हैं रीट्रांसमिशन टाइमर। रीट्रांसमिशन टाइमर। दूसरा टाइमर हो गया रीट्रांसमिशन हो गया। फिर होता है परसिस्टेंट टाइमर। परसिस्टेंट टाइमर। थर्ड नंबर का टाइमर होता है, जिसे होता है कीप अलाइव टाइमर। कीप अलाइव टाइमर। फोर्थ नंबर पे है टाइम वेटेड टाइमर। फिफ्थ नंबर पर है डिलेड टाइमर। ठीक है। ठीक है। तो ये 5 तरह के टाइमर होते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।